चलिए तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा योग वासिष्ठ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योग वासिष्ठ। जिनके लिए भी पॉसिबल है अपना वीडियो ऑन रखें जिससे कि आप करेक्ट कर पाएँ और इजीली आप समझ पाएँ सारे कंसेप्ट को, क्योंकि हमारा क्लास ज़्यादा देर का है नहीं, हम ज़्यादा देर किसी का वेट भी नहीं कर सकते। और अगर हाफ एन आवर में आपका ध्यान इधर उधर है तो फिर वो टॉपिक भी मिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मुझे कोई एक पर्सन जो पहले हमने पढ़ा हुआ था, वैसे तो रिवीजन क्लास हम हफ्ते में एक बार लिया करेंगे, बट आज एक ही क्लास हुई है समझ लीजिए। तो जिसको कल नहीं परसों हमने लेक्चर लिया था, परसों के लेक्चर में जो भी पूरा एसेंस, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी, वो कोई एक जन मुझे 4 से 5 सेंटेंस में बता दीजिए क्या समझ में आया। शिल्पा जी आप बता दीजिए, बाकी सभी के वीडियो ऑफ है। आप कहोगे मैंने वीडियो ऑन रखा तो ये लॉस हो गया मेरे साथ में। ऐसे कुछ नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है। मराठी मराठी में एक्सप्लेन करने से ऐसा हो जाएगा, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए। तो हिंदी तो ऐसी राष्ट्रभाषा हमारी, सभी को समझ आता है थोड़ा थोड़ा। पीडीएफ मैंने इंग्लिश में भी शेयर किए हैं, जो लोग इंग्लिश में देने वाले हैं इंग्लिश पीडीएफ है, मराठी का मैं सर्च करूंगी, पीडीएफ मिल जाएगा तो आप वहां से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको शिल्पा जी? समझ में तो आ रहा है ना, जो चीजें हमने पढ़ी है समझ आ रही है? ठीक है, चलो। अ, माधवी जी आप बता दीजिए 2 से 3 सेंटेंस में अबाउट योग वर्सेस। हम्म। हम्म। ठीक है, आपको तो याद ही हो गया सारा। ऐसे माइंड में अगर पॉइंट्स भी रखेंगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और नोट्स बनाने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कंसेप्ट ही पता रहेगा कि योग वशिष्ठ एक्चुअली क्या है, इतना तो भी हमको पता होना चाहिए। तो हमारे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ के साथ अपडेट करते चलिए, माइंड को भी अपडेटेड रखिए। ठीक है, चलिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें है, देखिए कितने चैप्टर्स, कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 6, है ना? 6 चैप्टर्स आर देयर। तो सिर्फ 6 चैप्टर्स में कहानियों के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू श्री राम को, श्री वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ ने उनको जो ज्ञान देना था वो कहानियों के थ्रू दिया। ठीक है, तो उसमें हमारे सिलेबस में दो, जो लास्ट वाले 2 चैप्टर्स है वो है उपशम प्रकरण एंड निर्वाण प्रकरण। मतलब उससे आपको क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे समझ सकते हैं। बट जब आप, मैंने आपको पीडीएफ शेयर की हुई है, पीडीएफ भी शेयर किया है, जो भी मटेरियल मुझे मिला अच्छा लगा मैंने आप लोग को शेयर किया। बुक्स भी है उसमें, इंग्लिश हिंदी दोनों है। ठीक है, तो एक, हाँ उसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है जनरली। आप जब जाएंगे ना गूगल पे तो ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो ट्रांसलेट कर लीजिए। एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों भेजे हुए हैं। ठीक है, दोनों है उसमें। तो आपको जिससे समझ आता है, कभी-कभी ऐसा होता है हिंदी पढ़ के हमको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है, बट हमको एग्ज़ाम इंग्लिश में देना है, ऐसे भी होता है कई बार। तो आप समझ लेना हिंदी से और एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हो, या आप इंग्लिश इंग्लिश में समझ आ रहा है तो वैसे कर सकते हो। एक शॉर्ट मैंने पीडीएफ और एक समरी टाइप का भी एक भेजा है, लघु योग वासिष्ठ। लघु योग वासिष्ठ पे कमेंट्री है। कमेंट्री जो हिंदी में बोलते हैं ना, टीका, वो है कमेंट्री, मतलब उसको समराइज़ किया हुआ है। तो आप आपको क्या बुक्स चाहिए? देखिए यू, हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की बुक्स तो सब बहुत जगह मिलती हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा और बहुत सस्ता है वो गीता प्रेस। हुँ, हुँ। हाँ, वहाँ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए और काफ़ी सस्ता है। गीता प्रेस गोरखपुर का ना काफ़ी सस्ते हैं, तो आप आराम से लेके पढ़ सकते हैं। एक आपके पास रहेगा भी, अच्छा है पढ़ना। हमारे सिलेबस में है तो इसी बहाने हमको उसका बेनिफिट भी हो जाए। ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, ऐसे तो देखा जाए काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस दिन हमने डिस्कस किए थे। लाइक आदिच व्याधि का एक कंसेप्ट है इसमें बहुत ही अच्छा। ठीक है, दूसरा है मोक्ष। मोक्ष का कंसेप्ट है कि मोक्ष क्या है। फिर ज्ञान की 7 भूमिकाएँ हैं, ध्यान के 8 अंग हैं, योग मार्ग के विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल्स
जो भी आते हैं हमारे योग के मार्ग में या हमारे मोक्ष के मार्ग में, समझ लीजिए वो ऑब्स्टेकल कौन से हैं वो भी बताए गए हैं इसमें, और मोक्ष की अवधारणा मतलब क्या है उनकी नज़र में, मोक्ष क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे 6 चैप्टर्स में दिए हुए हैं, बट हमारे लिए जो 2 टॉपिक है हमको उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है। बाकी आप जब रीडिंग करोगे तो 6 चैप्टर को ही एक ओवरऑल रीडिंग कर सकते हो आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा नहीं कि 2 ही हैं तो बाकी 2 को पढ़ेंगे ही नहीं। अब वैराग्य प्रकरण है, तो वैराग्य में श्री राम को क्या-क्या चीज़ें फीलिंग थी, तो उन्होंने वो बताया हुआ है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमको बाद के चैप्टर ज़्यादा ईज़िली समझ आएँगे ना। हमने वैराग्य पढ़ा ही नहीं और हम मोक्ष पे चले गए, तो थोड़ा-सा इनकम्प्लीट टाइप का रह जाएगा हमारा नॉलेज। इसलिए एक ओवरऑल पढ़ लीजिए बस केवल। ठीक है? तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप ईज़िली आंसर कर पाएँगे। क्योंकि क्या ये सब जो चा सारी चीज़ें होती हैं ना, कनेक्टेड होती है। एक के बारे में पूछा तो दूसरा उससे कनेक्टेड ही होता है, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए। ठीक है? तो योग वासिष्ठ तो हमने पूरा समझ लिया था। अब आएँगे इसके एक 6 जो चैप्टर्स हैं उनका एक समरी बताती हूँ। पहला प्रकरण जो है वैराग्य प्रकरण, लाइक फर्स्ट वाले क्लास में जो लोग नहीं भी थे, अब है तो वो लोग सुन लीजिए, और अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो बेटर रहेगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। वैराग्य प्रकरण जो है उसमें श्री राम ने बताया था कि मतलब जो ह्यूमन की जो लाइफ है उसमें हर जो भी स्टेजेस होते हैं, मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक के, ओल्ड एज तक के, उसमें सफरिंग्स ही सफरिंग्स उनको दिखे, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे गए थे तो उन्होंने देखा सारे सफरिंग्स ही है, तो इनसे कैसे बाहर निकला जाए। तो वो सफरिंग को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब नरेट कर रहे हैं उनको, श्री वशिष्ठ जी को, तो मैंने ये देखा तो कैसे इन सबसे बाहर निकले, ये है वैराग्य प्रकरण। और वो उन सब से बाहर निकलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से ओवरकम हूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है ये सब सफरिंग देख के। दूसरी चीज़, दूसरा जो प्रकरण है दैट इज़ मुमुक्षु प्रकरण। मुमुक्षु प्रकरण में बताया गया है अ, सीकर के जो क्वालिफिकेशन होती है, मतलब जो सफरिंग को देख रहा है लेकिन उससे बाहर निकलना चाहता है, तो वो हुआ सीकर। खोज रहा है, वो क्या खोज रहा है, आत्मिक शांति खोज रहा है, तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज, ये सब चीज़ें बताई है। 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया है सेकंड वाले चैप्टर में। 4 पुरुषार्थ हमारी लाइफ के कौन से हैं, किसी को पता है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, है ना। यही हमारी लाइफ का एम है। हमारे माइंड में, जैसे मैंने बोला था, फिलोसफी हमको क्या क्वेश्चन के आंसर देती है कि हमारी लाइफ का एम क्या है। गूगल पे डालोगे तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे, किसी को जॉब करना है, किसी को बिजनेस करना है, ये हमारी लाइफ के एम है, और पता नहीं क्या है। अल्टीमेट एम क्या है वो हमको फिलोसफी देती है आंसर। तो अल्टीमेट हमारे एम क्या है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। यहीं से स्टार्ट होता है योग वशिष्ठ। अगर हमको चारों 6 चैप्टर का समरी नहीं पता होगा तो हम आंसर लिखते टाइम बहुत कंफ्यूज रहेंगे, रटा हुआ आंसर टाइप लगेगा। तो 6 चैप्टर की समरी समझ लीजिए, इजीली आंसर बना पाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़िएगा सब चीज़ों को। 4 पुरुषार्थ बताए मुमुक्षु प्रकरण में। और उसके बाद थर्ड में जो है, मतलब मैं मेन लाइन पढ़ रही हूँ, सारा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। थर्ड वन इज उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति वर्ड से पता चलता है किसी चीज़ का क्रिएशन, उत्पत्ति, ओरिजिन होना। ठीक है ना, नाम से समझ जाओ। वैराग्य से पता चल रहा था डिटैचमेंट, मतलब श्री राम को इस दुनिया से डिटैचमेंट हो गई थी। नाम से पता चल रहा है वैराग्य मतलब क्या। दूसरा मुमुक्ष, मतलब एक मोक्ष के बारे में बात हुई है कि जो मोक्ष की खोज करता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वो हुई मुमुक्ष प्रकरण। थर्ड वन इज उत्पत्ति। जैसे कि नाम से पता चल रहा है उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, किस चीज़ का ओरिजिन, इस सृष्टि का ओरिजिन, इस क्रिएशन का ओरिजिन, और हमारा ओरिजिन, उन सब के बारे में बात हुई है उत्पत्ति प्रकरण में। इसी प्रकरण में बात हुई है ज्ञान की सप्तभूमियाँ। सब लोग ना टाइम का बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज़ ज़्यादा देर का तो क्लास मतलब हमारे पास जितना टाइम है वो टाइम आप लोग को चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा अगर आप टाइम पे जॉइन नहीं होंगे तो। ठीक है। उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में ओरिजिन के बारे में बात हुई है। ओरिजिन किसका, सृष्टि और हमारा मतलब जीवात्मा का, जीवात्मा और जो सृष्टि है उसका ओरिजिन। ज्ञान की सप्त भूमियों के बारे में भी इसी चैप्टर में, इसी प्रकरण में बात हुई है, ज्ञान की जो सप्त भूमियाँ होती हैं। और सीक्रेट्स ऑफ क्रिएशन एंड मिस्ट्री ऑफ टाइम वगैरह इस टाइप की चीज़ें। फोर्थ चैप्टर जो है वो है स्थिति प्रकरण। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, क्लास कौन कौन सुन रहा है, वीडियो तो ऑफ है, हैंड रेज कर दीजिए। जिनका तो वीडियो ऑन है वो तो मुझे दिख रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं, मतलब ये पता चलेगा कि वीडियो ऑफ है बट सुन रहे, दैट मीन्स हैंड रेज कर दीजिए। 3 लोगों का हैंड रेज हुआ है, दैट मीन्स उन लोग अटेंटिव है ना। ओके। 4। पल्लवी जी और कोमल जी का नहीं आया है, दैट मीन्स वो मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। ओके। आप हेल्थ ठीक नहीं है आपकी, आप शायद लेट के ज्वाइन किए। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं।
ओके, कोई इशू नहीं है, सुनिए क्लास को, ठीक है? ऑफ कर लीजिए। तो स्थिति प्रकरण में स्थिति वर्ड से पता चल रहा है कि किस चीज़ की स्थिति, मतलब उसका एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो किसका एग्जिस्टेंस? ये जो संसार है सारा, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। और इसमें एनाटॉमी पे बात हुई है। हमारा जो ह्यूमन का जो हैंड, हाँ डाउन कर लीजिए आप लोग सभी। सुन रहे ना? जब बोलूंगी तब फिर से हैंड रेज करना, तो पता चलेगा आप भी सुन रहे हैं। तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, स्थिति मतलब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या है, और ह्यूमन का एग्जिस्टेंस और इस सृष्टि का एग्जिस्टेंस के बारे में इस प्रकरण में बात हुई है। संसार की स्थिति और मानव की रचना मतलब एनाटॉमी, हमारी बॉडी का एनाटॉमी। हमारी बॉडी का एनाटॉमी मतलब हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, हमारी बॉडी में कितने कोशास हैं। कोशास पढ़े हैं आप लोगों ने लास्ट इसमें सेमेस्टर में? पंचकोशास वगैरह थ्योरी पढ़ा है, पंचकोशा थ्योरी? यस नो? कुछ आइडिया है पंचकोशास से हमारी बॉडी बनी होती है? विज्ञान में आनंदमय, इस टाइप का कुछ मालूम है? तो इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात हुई है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर चलो उसको कभी समझेंगे, फिर अब इसमें बीच में मिक्स करेंगे तो आप कंफ्यूज आएंगे। तो हमारी बॉडी की एनाटॉमी के बारे में बात हो रही है, कैसे हमारी बॉडी बनी होती है, किन तत्वों से बनी है, किन चीज़ों से बनी हुई है। तो ये हुआ फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर। नाउ फिफ्थ चैप्टर, उपशम प्रकरण। उपशम वर्ड का मीनिंग ही है किसी चीज का उपशम करना, मतलब जैसे किसी को कोई तकलीफ है तो उसका निवारण करना, उपशम। तो निवारण यहाँ कौन कर रहा है? गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं। किसका निवारण कर रहे हैं? श्री राम की शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। श्री राम को जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके माइंड में एक डाउट्स आ गए हैं लाइफ को लेके, एग्जिस्टेंस को लेके, वो सब का निवारण कौन कर रहा है? श्री वशिष्ठ जी कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकरण का नाम है उपशम प्रकरण। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से सारी बातें उनकी सुनी वैराग्य प्रकरण में, उनको सृष्टि का एग्जिस्टेंस बताया, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्यों है वो बताया, और एंड में आके उन्होंने उनकी सारी बातों का समाधान किया, ऐसे बोल सकते हैं हम। उपशम मतलब 6 प्रकरण है टोटल। हमने नाम लिखे थे ना रोशनी जी उस दिन। टोटल 6 प्रकरण। नहीं नहीं नहीं, आपको 2 ही हैं, सिलेबस में 2 हैं। लास्ट वाले 2, फिफ्थ एंड सिक्स। बट एक समरी, एक ओवरऑल सबको थोड़ा पढ़ना, जिससे कि आपको ये पता रहे कि योग वासिष्ठ एक्चुअली क्या है। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है ना? तो अगर हम फिफ्थ और सिक्स को पढ़ लेंगे तो ये नहीं पता चलेगा प्रॉब्लम क्या थी, सोल्यूशन किस बात का निकाला, मतलब बीमारी क्या थी, किसका इलाज कर रहे हैं, ये नहीं पता हमको। बीमारी तो पता होनी चाहिए ना। तो पहले चैप्टर में प्रॉब्लम है, दूसरे चैप्टर। हाँ, हाँ, कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली वो मैसेज में बात उतना हो नहीं हो पाती ना ग्रुप में, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे उसके रिगार्डिंग कि क्या है। इतने सारे का आप प्रिंट मत लीजिए, बहुत सारे मैसेज चले जाएँगे। आप केवल 5th और 6th वाले देखिए, आपके सिलेबस में 5th और 6th ही ओनली चैप्टर्स हैं, तो आप 4 के क्यों लोगे? आप जस्ट उसको पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है नोट्स बनाने के लिए तो 5th एंड 6th का ले सकते हो प्रिंट। जो पेजेस पे आपका रिलेटेड टॉपिक है उनका प्रिंट लीजिए, जिससे कि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो, ठीक है? उतने पेजेस। हाँ, मैंने 2-3 अलग-अलग भेजे हैं। एक में हिंदी है, एक में इंग्लिश है, एक में समरी है पूरा योग वासिष्ठ का, और एक पीडीएफ बनाया है मैंने, मतलब पीडीएफ बना हुआ भेजा है आपको, जिसमें बहुत छोटा समरी है, जिसमें आप अगर उसको पढ़ लोगे तो 15 मिनट में आपको योग वासिष्ठ क्या है वो पता चल जाएगा। वो उतनी बड़ी बुक है। अलग-अलग टाइप की चीज़ें भेजिए, आपको अलग-अलग काम आएँगी, ठीक है? हाँ, ओके, वेलकम। तो उपशम हिंदी वाला भी भेजा है ना मैंने, माधवी जी? नो, 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 जस्ट अ मिनट। नहीं, नहीं, 1 सेकंड मैं आपको देखती हूँ। मैंने आपको योग वासिष्ठ हिंदी नहीं, सबसे पहला वाला जो पीडीएफ है ना, जिसमें हिंदी में योग वासिष्ठ लिखा है, वो पूरा बुक हिंदी में ही है। देखिए ना, हिंदी तो है सारा बुक। मेरे पास है, अभी मेरे हाथ में है फर्स्ट पीडीएफ। आप अभी मराठी भी मिल जाएगा। जिस साइट से ये डाउनलोड किया है मैंने, उस साइट पे मराठी, इंग्लिश सब मिल जाएगा। यस। हाँ, आपको हिंदी चाहिए ना? पहला वाला बुक है गीता प्रेस गोरखपुर का, 65 रुपीज़ का है, और हिंदी में है, हिंदी में है। हाँ, मँगवा सकते हैं।
चौ गीता प्रेस का एक बार ट्राई कीजिए ना, सिटी में तो गीता प्रेस की बुक्स तो कहीं भी मिल जाते हैं इजीली। एक बार चेक करती हूँ, मैं भी चेक करती हूँ। चौखंबा प्रकाशन की शायद थोड़ी महंगी होगी, गीता गीता प्रेस की काफी कम में दिख रही है, अच्छी बुक है, मीन्स रीजनेबल रेट में। ठीक है, तो हम करते हैं उस पर डिस्कशन एंड में क्लास के। ठीक है, फिफ्थ वाला जो प्रकरण है हमारा, उपशम। उपशम वर्ड से पता चल रहा है किसी चीज का निराकरण करना, किसी चीज का सोल्यूशन, किसी चीज का समाधान करना। तो समाधान किन का हो रहा है? श्री राम की जो शंकाएं थी उनका समाधान होगा उपशम प्रकरण में। इसलिए पहले चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको फिफ्थ और चैप्टर और सिक्स चैप्टर इजीली समझ आएंगे। ऐसा नहीं करना कि सिलेबस में फिफ्थ और सिक्स है तो हम बाकी चारों को देखेंगे ही नहीं, वरना हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अगर आपने किसी को उपशम प्रकरण आपसे किसी ने पूछा तो आपको ये नहीं पता कि हम किन बातों का समाधान कर रहे हैं, तो उनकी चीजें तो पता होनी चाहिए ना कि किन प्रॉब्लम्स का हम समाधान कर रहे हैं। ठीक है, तो उपशम प्रकरण में क्या बताया, उनकी सारी शंकाओं का समाधान गुरु वशिष्ठ ने किया है। और अलग अलग कहानी के थ्रू, इसमें कहानी है जनक की, किंग बलि की, प्रहलाद की, और इसमें धैर्य और शांति के लिए ध्यान का वर्णन किया गया है ये वाले चैप्टर में, कि अपने आप को हम कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद लास्ट प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। ध्यान के 8 अंग बताए गए हैं 6 चैप्टर में। ध्यान के 8 अंग, और इतना सारा ज्ञान होने के बाद में राम की जो आनंदमय स्थिति है, मतलब उनकी सारी शंकाओं का निवारण हो गया, तो वो बहुत आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं लास्ट वाले प्रकरण तक। तो उनकी आनंदमय स्थिति का वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन लास्ट वाले चैप्टर में है, निर्वाण प्रकरण में। ठीक है, तो अब मैं आपको फिफ्थ और सिक्स चैप्टर के कुछ मेन मेन पॉइंट्स बताती हूँ जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैम ने 5 बताए थे, 6 नहीं आ सकता। आपको फिफ्थ और सिक्स चैप्टर पूरा केयरफुली पढ़ना है। उनकी जो टॉपिक्स है ना, उन पे आपको शॉर्ट नोट्स टाइप बना के रेडी करके रखना है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि हो सकता है लास्ट पेपर में, लास्ट ईयर के पेपर में वो पॉइंट पूछा गया या वो शॉर्ट नोट आया, तो दूसरा भी आ सकता है ना। ऐसे इसका मतलब जो उसको भी रेडी करिए जो लास्ट ईयर आया था, और नया आंसर भी रेडी करिए। तो उसके लिए क्या करोगे, आप जब उस चीज़ को समझ लोगे पढ़ के, तो आप किसी का भी आंसर देने के लायक बन जाओगे। ओके, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन अगर आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है तो, अदरवाइज नहीं, वरना आप कंफ्यूज होंगे टाइम पे। तो मेन मेन टॉपिक्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ आज। तो पहला एक टॉपिक है, ये निर्वाण और उपशम प्रकरण से ही है सारा जो भी डिस्कस करेंगे अभी आज की क्लास में। योग का स्वरूप बताया। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स तो नहीं है? नहीं ना, यहाँ तक ओके है सभी? चलिए, तो मेन मेन कुछ कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। ये सारे टॉपिक, कंफ्यूज नहीं होना है, सारे टॉपिक उपशम और निर्वाण प्रकरण से ही हम लेंगे। तो लाइक पहला है योग का स्वरूप। अगर आपको आता है, शॉर्ट नोट आता है या फुल आए, जैसा भी आए, दो क्वेश्चन को कनेक्ट करके एक बड़ा आंसर भी बन सकता है। चीज़ों को समझ लेना है। योग का स्वरूप मतलब, योग हमको पता है योग मतलब क्या होता है, यूनिटी, यूनियन, माइंड और बॉडी को कनेक्ट करना, ये हमको अभी तक योग की डेफिनेशन पता है। बट योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग क्या है? हाँ, योग वशिष्ठ, हाँ, संसार सागर से पार होना, ये डेफिनेशन योग वशिष्ठ ने दी है, तो ये आनी ही चाहिए आपके आंसर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट्स। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा है, आपका पेपर कौन सा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। 1 है ना आपका ये? मेरा सिलेबस मेरे पास एक्चुअली, आप सिलेबस में एक बार कंफर्म कर लीजिए, मेरे पास सिलेबस अभी नहीं है यहाँ पे, मैं भी देख के रखती हूँ। ठीक है, तो हम है एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, योग का स्वरूप, निर्वाण प्रकरण में है। संसार सागर से पार होना ही योग है। ठीक है, इसके लिए जो श्लोका वहाँ आया हुआ है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छा आंसर बनेगा। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है पूरा, इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपने आंसर को कैसे क्रिएटिव बना सकते हो। तो इसके लिए 2 उपाय बताए गए हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन उसमें आएगा कि योग का स्वरूप क्या है। योग का स्वरूप है संसार सागर से पार होना। तो पार कैसे होंगे, बट क्या तरीका श्री वशिष्ठ ने बताया, उन्होंने बताया 2 उपाय बताए कि आप कैसे करके संसार सागर से पार हो सकते हो। संसार सागर से पार होने का अर्थ क्या होता है? हमने डिस्कस किया था। मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब, एक सेकंड माधवी जी, रोशनी जी को बताने दीजिए। रोशनी जी बोलिए।
हाँ, मुक्ति मतलब टोटल मुक्ति, सारे कर्मास का सेटल डाउन कर देना और कोई भी चीज़ बैलेंस ना रहे, जिससे कि हमारी आत्मा को दूसरी बॉडी ना लेनी पड़े। मतलब हमारी आत्मा अमर हो जाए इस संसार के लाइफ के जो चक्र है, साइकिल है, बर्थ रीबर्थ के साइकिल से वो लिबरेट हो जाए, दैट इज़ मोक्ष। तो मोक्ष के लिए उन्होंने क्या उपाय बताया? मोक्ष का स्वरूप क्या? संसार सागर से पार होना मोक्ष है। उसके लिए उपाय क्या बताया? सांख्य योग प्लस प्राण संरोध। मतलब योग, सांख्य योग प्लस प्राण संरोध, दो चीजों से कर सकते हैं हम मुक्ति। प्राण संरोध मतलब यहाँ पे क्या है? प्राण संरोध का मतलब है प्राणायाम। उसको करते 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 मन इतना कंट्रोल हो जाता है कि धीरे धीरे हमारा ध्यान लग जाता है, ध्यान के बाद समाधि लग जाती है और समाधि के बाद हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा बताया सांख्य योग। सांख्य योग का क्या डेफिनेशन है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। मेन चीजें ये हैं जो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रही हूँ, इनको आपको एक्सप्लेन करना है वहां जाके एग्जाम में। चीज़ें कीवर्ड्स ये रहेंगे कि आपका ये आना ही चाहिए कि कौन सी 2 चीज़ों से हम मुक्त हो सकते हैं, कौन सी 2 चीज़ें मुक्ति का उपाय है, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा निर्वाण प्रकरण में। इन दोनों के अभ्यास की आवश्यकता है तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिना इनके अभ्यास के मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये आपका मेन लाइन हो गई आपके आंसर की। इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, वो डिपेंड करेगा कि आंसर कितने मार्क्स का है, आप कितना लिखने वाले हो उसमें, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक चित्त निरूपण। चित्त निरूपण पे भी आ सकता है। योग का स्वरूप क्या है? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो शॉर्ट नोट हो, फुल नोट हो। चित्त निरूपण मतलब क्या? चित्त आपको पता होगा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। चित्त चित्त मतलब क्या होता है? योग के इसमें चित्त मतलब क्या? हुँ, मन की हाँ, बोल सकते हैं ऐसे। तो चित्त योग, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने बताया था चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। महर्षि पतंजलि ने ऐसे बताया था। मतलब चित्त में जो वृत्तियां आती है तरह तरह के अलग अलग इच्छाएं जो पैदा होती है ना, उनका निरोध कर लिया तो वही योग है। अगर अब हम पढ़ रहे हैं योग वशिष्ठ में, तो योग वशिष्ठ में मन को बहुत सारी अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। क्या बताया गया? मन की कल्पना। मन का सबसे फेवरेट काम होता है कल्पना शक्ति। हमारा मन, अभी आप क्लास में 2 सेकंड बाद आप किचन में चले गए, आज शाम को क्या बनाना है, आज पार्टी में जाना है तो क्या पहनना है, आज सुबह ऐसा किससे कुछ बात हो गई थी। मतलब हम अभी इधर अटेंटिव है और 2 सेकंड में हम कहीं और चले जाते हैं और फिर हम पूछेंगे अरे मैम आपने क्या बताया, मेरा तो 2 मिनट के लिए माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो मन हमारा हमेशा एक्टिव रहता है और कुछ ना कुछ कल्पना शक्ति या कुछ चीजें सोचते रहता है। थॉट्स माइंड में हमेशा आते रहते हैं। इसीलिए योग वशिष्ठ में मन को कितनी सारे संज्ञाएं दी गई है, या क्या बोलना चाहिए उसको, नाउन, बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, कर्म, माया, चित्त, कर्म, कल्पना, वासना, प्रयत्न, संस्कृति, इतनी सारी संज्ञाएं आपको मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें इतनी सारी चीजें दी गई है। तो उन्होंने बताया कि ये जो चित्त है या मन है, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो ये जो जैसा सोचता है वैसा ही ये बन जाता है, उसी की संज्ञा उसको मिल जाती है। अगर ये मन में बहुत ज्यादा ऐसे इसके मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं किसी के मन में, तो वो वहां पे क्या चित्त क्या काम करेगा? वासना का रूप ले लेगा। किसी के मन में बहुत ज्यादा अ, बोलते हैं ना ईगोइज्म, मतलब मैं वाली बात है, तो वहां पे वो अहंकार का रूप ले लेगा, ठीक है? तो और हर वक्त हर चीज पे किसी ना किसी बात पे डिसीजन करते रहता है, एक डिसीजन लेने वाला उसका टेंडेंसी है, तो वो बुद्धि बन जाएगा। तो ऐसा डिपेंड करता है आपका मन किस टाइप का काम करता है सारे टाइम, वैसी उसकी संख्या हो जाएगी। तो ये बताया गया संसार का कारण मन की कल्पना ही है, और जितने भी वृत्तियां हैं उन सब का कारण भी हमारा मन ही है। मन में विचार आएंगे, मन में इच्छाएं होंगी, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ सोचते रहेगा और वृत्तियां आते रहेंगी। जड़ और चेतन को जोड़ने का जो कार्य करता है वो भी मन है। जड़ और चेतन यहाँ पे किसको बताया गया है? ये हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग श्री वशिष्ठ। मतलब उन्होंने क्या क्या मन को संज्ञा दी है। जड़ और चेतन क्या? हमारी बॉडी है जड़, ठीक है? चेतन क्या है? हमारी आत्मा। लेकिन बॉडी और में आत्मा कहाँ रहती है? बॉडी के अंदर ही रहती है ना। तो दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है? वरना आत्मा कुछ और ही सोचेगी, बॉडी कुछ और करेगी, लेकिन दोनों को जो कनेक्ट करके चलता है वो है मन। तो जड़ और चेतन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है वह भी मन है। यहाँ जहाँ मन का नाश होगा वहाँ परमात्मा और परब्रह्म ही शेष रहेगा। क्यों ऐसा बोला गया है? हम मन से हमेशा सोचते हैं, मन से ही हम सारी इच्छाएं करते हैं और वो इच्छाएं ही हमारे विनाश का कारण बनती है। क्यों? हमको अभी इच्छा हुई कि हमको हमको सब पता है हमारी हेल्थ खराब होगी बाहर का कुछ खाने से, बट हमारा मन चंचल हुआ, हमारे मन में इच्छा हुई और हमने
अपनी नहीं सुनी, जबकि हमको सब पता था कि हेल्थ खराब होती है बाहर का खाना खाने से या बहुत ऑयली या फास्ट फूड खाने से। वो पता है हमको सारा, बट फिर भी हम करते क्यों? क्योंकि हमारा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, अपने मन मन पे कंट्रोल नहीं है। तो मन ही सारी वृत्तियों का कारण है। जो अपने मन पे कंट्रोल कर लेता है, जो मन पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा मन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, चित्त का एक्सप्लेनेशन योग वासिष्ठ में है। तो ये इस पे भी आ सकता है, चित्त का निरूपण करिए, मन, चित्त, इसका क्या स्वरूप है? तो स्वरूप में इस टाइप की चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। उसके बाद चित्त हो गया, चित्त समझ लिया। अब चित्त प्रसादनम के लिए क्या बताया है? या चित्त प्रसादनम दैट मीन्स मन की शांति। तो मन की शांति, अब ये तो पता चल गया कि चित्त की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमको फेस करने पड़ सकते हैं। लाइक हम अगर बहुत ज़्यादा अ, हमेशा किसी चीज़ की इच्छा करते रहेंगे या अपने मन पे कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे, तो हमारा सारा विनाश हो जाएगा हमारा, है ना? हर तरीके से, फिजिकली भी, मतलब हमारी हेल्थ खराब होगी, मेंटली भी, क्योंकि हम मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कैसी भी खराब बातें सुन रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। जैसा हमारे अंदर भोजन जाएगा, भोजन मतलब हम खाना खाते हैं, अगर आप अच्छा खाना खाते तो आप हेल्दी रहोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप जंक फूड वन मंथ खाते रहे और आपने अच्छा बिल्कुल हेल्दी नहीं खाना खाया, तो पक्का पता है कि आपको भी कि आपकी हेल्थ खराब होगी, फिजिकली हेल्थ डिस्टर्ब होगी, फिजिकली डिस्टर्ब होगी तो मन भी डिस्टर्ब होगा, मन डिस्टर्ब होगा तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे तो और सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बीपी, शुगर। तो पूरा हमारा विनाश हो जाएगा, केवल केवल क्यों? क्योंकि हमारा अपने मन पे, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मन का और चित्त का निरूपण। अब इसको प्रसादनम के क्या उपाय हैं? मन को शांत करने के क्या उपाय, कैसे हम अपनी इच्छाओं को रोकें, उसके लिए क्या उपाय बताया गया है? तो ये उपशम प्रकरण में ही दिया हुआ है। बुद्धिमान पुरुष 13वें सर्ग में मिलेगा। आप पूरा पढ़ेंगे, मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ, आप इसमें मत रहना मैम ने ये बोला तो केवल उसी को पढ़ना है। आप पूरा उपशम प्रकरण पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए, समरी रेडी करिए उस चीज़ की। बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों का दमन करके अपना कार्य करते रहता है। मतलब मन में इच्छा हुई, होने दो, नहीं करना है वो चीज़। मन में इच्छा हुई फास्ट फूड खाने की, नहीं खाना है। मन में इच्छा हुई कि हमको हमको पढ़ाई करनी है, बट हमने क्या किया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया फ़ोन में, टीवी में। हमको पढ़ाई, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमको एमए करना है, अच्छे मार्क्स से करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बट हम क्या कर रहे हैं, अब ठीक है मिल जाएगी डिग्री तो हम थोड़ा ही बाहर जाना है, घूमने जाना है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे अपने मन को नहीं मार पाते, हम अपने मन को समझा नहीं पाते, दैट मीन्स कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों का दमन करके अपना कार्य करते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे अभी मेरा मेरा स्टूडेंट लाइफ चल रही है, तो मुझे थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है, मानसिक रूप से भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, सोशली भी। ज़्यादा सोशल भी नहीं होना है, क्योंकि वो भी आपकी पढ़ाई को डिस्ट्रॉय कर देगा, स्पॉइल कर देगा। ठीक है, तो अपना काम करते रहिए अपनी इंद्रियों का दमन करके। आपको पता है कि हमारी इच्छाएं ये गलत है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। यस माधवी जी। स्वरूप चित्त नाश। ठीक है, अभी आपको वैसे भी मुझे मुझे होमवर्क देना है कुछ ना कुछ, तो मैं इतना पढ़ाऊंगी और आपको एक एक सब लोगों को होमवर्क मिलेगा, क्योंकि कितने लोग अटेंटिव है मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं भी दिख रहा है। तो मैं होमवर्क दूंगी आप लोगों को, एक एक शॉर्ट नोट तो भी एटलीस्ट उस पर रेडी करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा। कभी भी हम एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं तो किसी का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। हम सोचते हैं अरे बहुत ईज़ी लग रहा है, मैम ने तो सारा बता ही दिया, रिकॉर्डिंग मिल ही जाएँगे, पीडीएफ मिल ही गया है, सब हो जाएगा, बट नहीं होता। आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएँगी। तो वहाँ पे से शॉर्ट नोट, जैसे लाइक आपने जो अभी बताया, आप उसी को सर्च करिए, उसमें से फाइंड आउट करिए और उसपे एक शॉर्ट नोट रेडी करिए। तो आपको कांसेप्ट समझ में आ जाएगा उसका। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? जो टॉपिक आपने लिया। और बाकी दूसरे टॉपिक मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगी, जितने स्टूडेंट है लिस्ट बना के सभी का, ठीक है ना? तो चित्त प्रसादनम का क्या उपाय बताएं? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, मन करता है नहीं करना। हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि एक्सरसाइज नहीं करने से हमारी हेल्थ खराब होगी, बट हम सुबह सोचते हैं बस अभी आधा घंटा सो लेते, कल से स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे, बट हम नहीं कर पाते बहुत सी चीज़ें। और जिंदगी जैसे चल रही है वैसी चलती रहती, क्योंकि हम, हमारी इंद्रियों ने बोला सो जाओ और हमने मान ली उसकी बात। हमारा कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां हमको कंट्रोल कर रही हैं। तो हमको पता है गलत और सही, लेकिन हम करते वही हैं जो हमारी इंद्रियां बोलती हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हमसे करवाते हैं, हम केवल वही करते जाते हैं। तो उनका गुलाम नहीं बनना है।
तो ये बताया गया है योग वशिष्ठ में कि बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों को दमन करके अपना कार्य करते रहता है और एक समय आत्मा प्रसन्न होकर स्वयं ही प्रकाश का अनुभव होता है। प्रकाश मतलब हम अपने अंदर तक पहुंच जाते हैं, इतने प्योरीफाई हो चुके होते हैं हम अपनी इंद्रियों को डोमिनेट करके। इंद्रियों पे जिसने विजय प्राप्त कर ली वही सही बुद्धिमान है और हमको आत्मज्ञान की अनुभूति होती है तब। तो ये हुआ चित्त प्रसादनम, मन की शांति का उपाय कैसे करना है। उसके बाद यम नियम पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर आपके समझने के लिए आप तो समझ लीजिए, शॉर्ट नोट तो किसी भी चीज़ पे आ सकता है, क्वेश्चन तो किसी भी चीज़ पे बन सकता है। ठीक है, यम नियम। यम नियम के लिए क्या पता है, क्या यम और क्या नियम होने चाहिए। अष्टांग योगा में तो आपको पता है पतंजलि ने कौन से यम नियम बताए हैं, पता है ना सभी को। अष्टांग योगा पढ़ा था फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने, तो आपको यम नियम पता होंगे कि उसमें 8 अंग दिए हुए हैं, उसमें से पहले दूसरे हैं यम और नियम। तो उनके यम और नियम कैसे हैं आपको पता है। इसमें यम और नियम क्या बताए, तीर्थ स्थानों पर दान धर्म, खान पान, लेन देन सभी विचार युक्त होना चाहिए। कितना दान धर्म करना है, कैसे पुण्य, किन चीज़ों में हमको पैसा खर्च करना है, और सब कुछ विचार युक्त मतलब सोच के, सोच समझ के चीज़ों में करना। और अपनी इंद्रियों को दबाकर केवल दया भावना मन में रखनी है, बाकी सब इंद्रियों की इच्छा कोई नहीं माननी है। इंद्रियां कहती है वो नहीं मानना है। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन्ड रखेगा वही पर्सन मोक्ष तक पहुंच सकता है। और उसके लिए ये यम और नियम बताए गए हैं कि हमको अपनी इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखने चाहिए। मन हुआ ये कर लिया, मन हुआ इसलिए वो कर लिया, बाद में गिल्ट फील हो रहा है, बाद में रिग्रेशन होता है हमको कई बार, अरे मुझे नहीं करना था बट पता नहीं मेरे से हो गया, मेरे को बोलना नहीं था बट मेरे से हो गया, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोभ मोह दंभ और त्याग कर संतोष को प्राप्त हो। संतोष रखें, जैसी भी लाइफ है उसको संतुष्टि के साथ, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ हम जिए। इस तरह से यम नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। इस टाइप का आपको वहाँ पे श्लोकास भी मिलेंगे। श्लोकास का आप एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ के, अगर आपका हिंदी मीडियम में देने वाले हैं या इंग्लिश में या मराठी में, उस श्लोका का जो स्पेसिफिक यम नियम के लिए उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और फिर एक्सप्लेनेशन तो आप अपने मन से, उस श्लोका का मेन एक्सप्लेनेशन आ गया, उसके बाद में आप अपने पास से ऐड ऑन करेंगे चीज़ें तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और आता है, प्राणायाम पे भी आता है कई बार। प्राणायाम क्या है अकॉर्डिंग टू योग वासिष्ठ। तो ये प्राणायाम क्या है, निर्वाण प्रकरण में दिया हुआ है। प्राण का स्थान जो है वो हृदय बताया, मतलब जो हमारा हार्ट वाला पोर्शन है वहाँ हमारे प्राण रहते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू योग वासिष्ठ। ठीक है, तो वो जो स्थान है मतलब हार्ट वाले पोर्शन में हमारे प्राण हमेशा होते हैं। बट जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, स्वाभाविक रूप से प्राण का बाहर आना, मतलब आप समझिए अभी एक्सहेल कीजिए, हमको तो पता नहीं चलता हम दिन भर में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, पता नहीं चलता ना, क्योंकि हम कॉन्शियसली नहीं करते, वो तो अपने आप चलने वाला एक प्रोसेस है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है, आपकी बॉडी में चलते रहेगा। आप कभी खाना खाना भूल जाओगे, कभी पानी पीना भूल जाओगे, पर सांस लेना तो कोई नहीं भूलता, क्योंकि भूले तो फिर खत्म फिर सारा ठीक है, तो सांस लेना तो हम नहीं भूलते, एक वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, हमारी बॉडी में चलती रहती है। बट उसी पे फोकस करके बताया गया कि प्राणायाम क्या है, इसी इनवॉलंटरी प्रोसेस को वॉलंटरी बनाना इस प्राणायाम। ये तो साइंटिफिक वे में बताया कैसे। जो सांस हमने बाहर छोड़ी अभी, वो है रेचक, उसको बोलते हैं योग की भाषा में रेचक, है ना। स्वाभाविक रूप से प्राण का बाहर आना, और प्राण कहाँ है, उन्होंने बताया प्राण का स्थान हृदय है, मतलब हमारा हार्ट जहाँ पे है वहाँ पे हमारे प्राण रहते हैं। अब वो प्राण जब हमारे नोस्ट्रल के थ्रू बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड नोन एज रेचक। और हाँ, रेचक, और उसका प्राणों का वापस अपने एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे हमने सांस बाहर छोड़ा और एक टाइम पीरियड के बाद वो प्राण फिर से अंदर जाते हैं, वो एयर जो बॉडी में एंटर होती है, प्राणवायु जिसको हम बोलते हैं, और अंदर जाने के बाद वो हमारे इंटरनल ऑर्गन से स्पर्श होती है। हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है ना, हार्ट है हमारा, लंग्स है, उसके बाद वो पूरे, देखो लंग्स में जाती है सबको पता है ऑक्सीजन, लेकिन बाकी सारे ऑर्गन को भी तो मिलती है ना, मिलती है ना, सबसे पहले लंग्स में जाइए बिकॉज लंग्स यहाँ पे है। फिर लंग्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड में मिक्स कर देते हैं ऑक्सीजन को, ब्लड में मिक्स करते हैं ना, जो बाहर से लिए उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स किया, ब्लड कैपिलरीज में, फिर वो ही ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हार्ट में, किडनीज में, दैट मीन्स वही प्राणवायु सारे ऑर्गन्स को टच हो रही है जाके ऑक्सीजन आपकी, वो जो टच होती है दैट इज पूरक, मतलब प्राणों का बाहर निकलना रेचक, और प्राणों का अंदर जाना और अपने इंटरनल ऑर्गन से स्पर्श होना इज पूरक।
पूरा को रेचक समझ गया, अंदर और बाहर जाना। अब जो इसके बीच का टाइम होता है, बीच का टाइम, बीच में तो हम तो नॉर्मल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड के लिए हम उसको होल्ड नहीं करते ब्रेथ को, बट हम जब प्राणायाम करते तो हम कैसे करते हैं, समझो ऐसे ही करें नॉर्मल, लंबी गहरी सांस पूरा अंदर जाने देते हैं उसको, एटलीस्ट 3 to 4 सेकंड का टाइम लगता है, और फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं अंदर। जो होल्डिंग है ना, दैट इज कुंभक, ये आपको सभी को पता होगा, आप योग में कुंभक, मतलब अंदर जो इंटरनल होल्डिंग है वो अंतः कुंभक, और जितना देर वो बाहर रुकी रहती है वो बाह्य कुंभक। तो ये जो पूरक, रेचक और कुंभक का कॉम्बिनेशन है, दैट इज प्राणायाम अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ। इसको आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके लिखना है कि पूजक क्या है, रेचक क्या है, उसमें वो 2 अंगुल और जो भी 12 अंगुल ऐसे कुछ वो मेजरमेंट के साथ दिया होगा श्लोका में आपको, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका अभ्यास या साधना जो करेगा वह इस पृथ्वी पर पुनः उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इतना डीप ब्रीदिंग अंदर लेते हैं, एक्सेल करके पूरा निगेटिविटी को बाहर निकालते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस से होता क्या है, हमारा मन जो चंचल है, वो जो एयर की तरह अभी एक चीज पे दूसरी चीज पे मंकी की तरह सिर्फ इधर से उधर जाते रहते हैं, वो मन हमारा शांत होने लगता है धीरे धीरे। जिनका भी माइक म्यूट है प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो हमारा मन क्या होता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारी प्राणों से हमारा माइंड कनेक्टेड है, दैट मीन्स आपने कंट्रोल किस पे किया, प्राणों पे। आपने धीरे से इनहेल किया, धीरे से एक्सहेल किया और अंदर होल्ड भी कर लिया। आपने कंट्रोल किस पे करना सीखा, प्राणों पे, और कंट्रोल कौन हो रहा है, माइंड, दैट मीन्स दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो जो इस तरह का अभ्यास या साधना करेगा वो इस पृथ्वी पर पुनः उत्पन्न नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू श्री वशिष्ठ। और ये है प्राणायाम का कंसेप्ट। तो इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, चाहे वो शॉर्ट में आए या फुल नोट में आए, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा बड़ा या थोड़ा छोटा वो डिपेंड करेगा आप पे, बट आपको नॉलेज रहेगा तो आप सब कर लोगे। ठीक है, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं, आपको पता है प्राणायाम का कंसेप्ट ये ही रहता है, बाकी जगह भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर चीज़ में बस। ठीक है, नेक्स्ट है अविद्या। एक अविद्या एक टॉपिक है, अविद्या मीन्स क्या, निर्वाण प्रकरण में मिलेगा ये भी हमको। मन की चंचलता, लगभग सब चीज़ें रिलेटेड सी हैं। मन की चंचलता अविद्या कही जाती है, मतलब मन हमारा सारे क्लेशों का कारण है। मन इधर जाएगा, मन ने किसी की कोई चीज़ देख ली, उसको मन में इच्छा हो गई तो वो उसके पीछे स्टार्ट हो गया एफर्ट्स लेना कि मुझे अब ये कमाना है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे ऐसी लैविश लाइफ चाहिए, और फिर भी मन नहीं भरता कभी। एक इच्छा खत्म होती है, आप एक इच्छा को, आपने कुछ खाने का मन किया, आपने आज बना लिया, आपको ऐसा लगा आज तो एकदम तृप्त लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपने मन का इतना अच्छा बना था, टेस्टी बना था। अब ऐसे आपको लगता है कि 10-12 दिन आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, नहीं होता, फिर से दूसरे दिन इच्छा हो जाती, तो मन तो कभी भरता ही नहीं है ना। इसीलिए बोलते हैं कि मन की चंचलता अविद्या कही जाती है, और मन की चंचलता ही सारे क्लेशों की कारण है, सारे क्लेशों की जननी है। इसका विचार करके नाश कर देना चाहिए। जितनी ज़रूरत है आप उतना मन का सुनो, उसके बाद आपको मन का, अपनी इंद्रियों का नहीं सुनना है। अविद्या का नाश करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन की इच्छा वासना का नाश करके उसे मिथ्या समझकर उसका नाश कर देना चाहिए। मतलब ये कैसे समझना चाहिए कि ये टेम्परेरी है, अभी मुझे भूख लगी, मतलब देखो हम एक जस्ट हमको जीने के लिए खाना है, हमको बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो दैट मीन्स उसको मिथ्या समझना चाहिए कि ये ऐसा है, ये रोज़ होगा, तो क्यों हम इसके पीछे भागें? तो ऐसा मिथ्या समझ के उसको डिनाई कर देना चाहिए अपनी इच्छा को, और ऐसे धीरे-धीरे हम अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीख जाते हैं। इस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और कंसेप्ट आएगा ध्यान का, ध्यान का कंसेप्ट आएगा। उसके बाद एक और कंसेप्ट है समाधि। इतने मैंने मेन काफ़ी सारे टॉपिक लिए हैं। इसके अलावा पेपर में जो टॉपिक है, ग्रुप में मैं कुछ मैसेज कर दूंगी टॉपिक्स, वो अ, वो सभी टॉपिक आप लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा हमारा योग वशिष्ठ का, तो आपको उससे क्या अंडरस्टैंडिंग आई, कोई समरी रेडी कर लीजिए, कोई स्पेसिफिक एक किसी एक टॉपिक पे आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट इस टाइप से। फिर हम देखेंगे किसने अच्छा लिखा, किसको कितना क्रिएटिविटी किसने यूज की अपनी। हाँ, तो जो-जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं वो आप लोग को मैं किसी को दे दूँगी वो टॉपिक, तो उनको वो सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है? उससे क्या होगा, आप लोग पढ़ोगे, अगर रेडीमेड मैंने पढ़ा दिया तो आपको तो यहाँ मिल गया, फिर आपको जस्ट सर्च करोगे। आपको ये पता है कि वो निर्वाण प्रकरण में ही मिलेगा। कौन से श्लोका में वो स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है वो आपको श्लोका सर्च करना है,
और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। या श्लोका वाली बुक नहीं है तो केवल एक्सप्लेनेशन होगा, वो लिख लीजिए एटलीस्ट। 14,000? नहीं, समरी हम जो लघु योग वासिष्ठ है उसमें आपको समरी मिल जाएगी। हाँ, हाँ, बहुत। हाँ, श्लोकाज़ एक्चुअली बहुत हैं, लेकिन हम अगर समरी सर्च करेंगे ना भी मिल जाएगी। देखिए, स्पेसिफिक टॉपिक टाइप करने से आपको उसके पीडीएफ्स मिल जाएँगे। स्पेसिफिक टॉपिक टाइप करेंगे ना, अभी हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास गूगल पे काफ़ी सारे पीडीएफ, रिसर्च आर्टिकल बहुत अच्छे मिल जाते हैं हर चीज़ पे। तो आप रिसर्च आर्टिकल से भी सर्च कर सकते हो। हर चीज़ पे रिसर्च हुई होती है, तो मैक्सिमम मिल जाते हैं, नहीं मिलेगा तो हम करेंगे फाइंड आउट, ठीक है ना? समरी को प्रेफ़रेंस दीजिए, समरी पढ़ेंगे तो पहले तो टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है? मैं हेल्प करूँगी। नहीं, उनमें श्लोकास तो बहुत सारे हैं ना एक्चुअली, फिर वो बहुत सारा हो जाएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हाँ, संक्षिप्त में। हाँ, आप लोग श्लोका नहीं आएगा ना लिखने के लिए, श्लोका कैसे याद कर पाएँगे आप इतने सारे? आपको तो एक्सप्लेनेशन ही लिखना है वैसे भी। तो अभी अभी तो ये तो होमवर्क के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि श्लोका में कैसे उसका मीनिंग दिया हुआ है जस्ट। हम एग्ज़ाम में तो लिख नहीं पाएँगे ना याद करके इतना सारा, ठीक है ना? चलिए, तो ध्यान का टॉपिक और एक समाधि का टॉपिक भी है, जो आ सकते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप ऐसे मत समझो कि जो पढ़ाया गया है वही। और भी जो प्रीवियस पेपर में है मैंने वो जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। हम उसी पे डिस्कशन नहीं करें, नए टॉपिक पे डिस्कस करें, वो आप लोग सर्च करिएगा। ध्यान है लाइक उपशम प्रकरण में दिया हुआ है, जैसे कि पतंजलि में बताया गया तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, मतलब किसी एक चीज़ पे अ, अपनी धारणा को, कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ धारणा इज़ ध्यान। मतलब आप किसी चीज़ पे जब आपका फ़ोकस्ड हो जाते हो, उसी पे कंटीन्यूअसली आपका फ्लो एज़ इट इज़ रहे, मतलब उससे ध्यान भंग ना हो, तो वही हो गया ध्यान। धारणा का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाना ध्यान है। लेकिन हमने योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, तो प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करना, प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करना, आँखें बंद करके किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करना, या आँखें बंद करके ओम का ध्यान करने के लिए बताया गया है इसमें ध्यान में। ध्यान में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आँखें बंद करके ओम का ध्यान करना चाहिए। और ओम के लिए उन्होंने क्या बताया? अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा जो ओम के ऊपर आती है। ऊ जो लिखते हैं ना अपन ऊ, उसके ऊपर जो आती है, उनका उन्होंने मीनिंग बताया उसमें। आकार है ब्रह्म, मतलब आप आकार पे जब चैंट करते हो तो जब आप आकार पे हो तो आप ब्रह्म को ध्यान कर रहे हो, ब्रह्म का। ऊ पे हो तब आप विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। म पे जब हम हैं तब हम शिव का ध्यान कर रहे हैं। और जब जो अर्ध मात्रा है, जो चंद्र बिंदु है ना, वो है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से अलग होती है, तीनों से परे होती है, दैट इज तुरीय, आपको पता होगा, है ना? तुरीय अवस्था, चार अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और एक फोर्थ वन है तुरीय, वो जो केवल समाधि में ही प्राप्त होती है। तो हम इन चारों पे जब ध्यान करने लग जाते हैं, ओमकार इसलिए इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, ओमकार को क्यों इतना अच्छा बोला गया ध्यान के लिए, क्योंकि इसमें सारा चीजों का कॉम्बिनेशन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तुरीय अवस्था, मतलब ऐसी अवस्था में वो ध्यान हमको ले जाता है कि हमें अपनी सुध-बुध नहीं रहती और हमारा मन एकदम कॉन्सन्ट्रेट हो जाता है, फ़ोकस्ड हो जाते हैं हम ध्यान के लिए, और हम उस आनंद को, आत्मा के आनंद को अचीव करके वापस आ सकते हैं अगर हम सही तरीके से ध्यान करें। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और क्रमशः इन तीनों पर ध्यान करना चाहिए, इससे तुरीय पद प्राप्त होता है, यही ध्यान का रूप है। ठीक है? तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैंने समाधि का भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा था, लेकिन समाधि आप में से कोई एक जन ले लीजिए। रोशनी जी, आप समाधि पे शॉर्ट नोट बना के लाइए, ठीक है? तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी फिर। और बाकी जो टॉपिक है ना क्वेश्चन पेपर वाले, वो भी सभी लोग डिवाइड कर लीजिए, और सबसे पहले तो पढ़ के आना नेक्स्ट इसमें। थोड़ा ऐसे जस्ट एक रिवीजन टाइप चलेगा ना? अभी देखिए सारे के सारे का पीडीएफ का मत लीजिएगा।